नमस्कार दोस्तों। 80 और 90 के दशक में देश के सबसे प्रतापी और निडर संपादकों में से एक हुआ करते थे सुरेंद्र प्रताप सिंह। एसपी सिंह के नाम से मशहूर थे। रविवार जैसी पत्रिका और नवभारत टाइम्स जैसे अखबार के संपादक रहे। फिर 90 के दशक में उन्होंने एक शानदार पत्रकारों की टीम बनाई। युवा और अनुभवी पत्रकार थे उस टीम में और आज तक जैसे एक समाचार बुलेटिन की शुरुआत की। अगर मुझे साल याद है तो शायद 94 या 95 डीडी पर 20 मिनट का वो बुलेटिन था। बाद में वही बुलेटिन आज तक चैनल के रूप में बड़े पैमाने पर लॉन्च हुआ। लेकिन तब तक एसपी सिंह इस दुनिया को अलविदा कर चुके थे। पत्रकारिता को लेकर एसपी सिंह की एक थ्योरी थी, परिभाषा थी। पहले पत्रकारिता को लेकर एसपी सिंह की वो परिभाषा आज मैं आपको बताता हूं। फिर बताता हूं कि स्क्रीन पर ये कौन सी सरकारी चिट्ठी है जिस पर हम जैसे लोगों को सख्त एतराज है। वो चिट्ठी जो यूपी सरकार के एक बड़े अधिकारी की तरफ से तमाम अधिकारियों को लिखी गई है। और ये चिट्ठी मेरे हिसाब से पत्रकार और पत्रकारिता के लिए खतरे की तरह है। इस चिट्ठी के साथ मुझे क्यों लिखना पड़ रहा है कि अब और क्या चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? पत्रकारिता को काबू में रखने के लिए लिखी गई इस चिट्ठी के खतरे क्या है, ये सब आगे बताऊंगा। पहले जरा एसपी सिंह समेत दुनिया के कुछ और नामचीन लोगों ने पत्रकारिता को लेकर क्या कहा है वो जान लीजिए। पत्रकारिता की परिभाषा को लेकर क्या कहा गया है वो जान लीजिए। एसपी सिंह कहा करते थे जिस भी खबर के आखिर में गा, गे या गी है वह समाचार नहीं प्रचार है। जैसे अब गा और गे और गी के इस्तेमाल से हम कुछ वाक्य बनाते हैं। जैसे इतने समय में हर गांव में सड़क बनेगी, इतने साल में हर नल में जल आएगा, 5 साल में हर किसान की आमदनी दोगुनी होगी, काला धन आते ही सबको 15 लाख मिलेंगे। गा, गे, गी। हमारी सरकार बनी तो पेट्रोल डीजल हम सस्ता करेंगे, महंगाई पर हम कंट्रोल करेंगे, हर हवाई चप्पल वाला जहाज पर चलने लगेगा, हर परिवार को छत मिलेगी। गा, गे, गी। सरकार बनते ही यूपी के किसानों को आवारा पशुओं से मुक्ति मिल जाएगी। देश में इतने साल में 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी या बनेगी। 5, 7 या 6 हजार गांव गोद लिए जाएंगे, उनकी तकदीर बदल जाएगी। फला जगह से फला जगह तक इतने सालों में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। हर साल 1 या 2 करोड़ लोगों को नौकरी या रोजगार मिलेगा। गा, गे, गी। हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। 2047 तक हम भारत को फला जगह पर पहुंचा देंगे, या फिर 1000 साल में हम ये कर देंगे जो अभी मोदी जी ने लाल किले से कहा। और ये सब किसने कब कहा आपको अंदाजा हो गया होगा। या फिर इतने सालों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। या फिर एक बार और जिता दो तीसरी बार तो टॉप 3 इकोनॉमी में हम देश को पहुंचा देंगे। सब में गा, गे, गी है। ऐसे ही गा, गे, गी में बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ कहा जा सकता है जो गा, गे, गी तक ही सीमित रह गया, पूरा नहीं हो पाया, जमीन पर नहीं उतरा। और कब उतरेगा, कब होगा, यह भी किसी को नहीं पता। गा, गे, गी में कही गई बातें प्रचार थी। जिस दिन हकीकत में बदलेगी उस दिन इस पर भी बात होगी, यही एसपी सिंह ने कहा था। लेकिन अगर कोई सत्ता चाहे कि इसी को खबर समझो, इसी को हकीकत समझो, गा, गे, गी वाली खबरों का ही गाना गाते रहो, तो पत्रकारिता और पीआर में क्या फर्क रह गया है? इस दौर में क्या हो रहा है आप समझते हैं? प्रचार का वो दौर, चापलूसी का वो दौर, क्या हो रहा है पत्रकारिता में आप जानते हैं। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत क्या है? सरकार से सवाल करना, सरकार की नीतियों पर सवाल करना, सरकार की खामियों को उजागर करना, जनता को सरकार के फर्जी और हवाई दावों से आगाह करना या पोल खोलना या बताना, जनता को सचेत, सतर्क और जागरूक करना। यही सब सीखकर और समझकर हम जैसे लोग जब 30-35 साल पहले पत्रकारिता में आने का रास्ता तलाश रहे थे तब यही समझते थे कि यही पत्रकारिता है और इसीलिए आए थे। कई सूक्ति वाक्य की तरह सेंटेंस आज भी मेरे दिमाग में। ब्रिटेन के कई अखबारों के मालिक रहे लॉर्ड नॉर्थक्लिफ का एक कोट है, बहुत चर्चित। न्यूज इज व्हाट समबडी समवेयर वांट्स टू सप्रेस, एवरीथिंग एल्स इज एडवर्टाइजिंग। समाचार वह है जिसे कहीं कोई दबाने या छिपाने की कोशिश कर रहा है, बाकी सब विज्ञापन है। ये सब कोर्स में आज भी पढ़ाया जाता होगा। इसी तरह से जॉर्ज ऑरवेल की एक मशहूर लाइन है पत्रकारिता को लेकर, बहुत चर्चित, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। जर्नलिज्म इज प्रिंटिंग समथिंग दैट समवन डजंट वांट प्रिंटेड, एवरीथिंग एल्स इज पब्लिक रिलेशंस।
इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि पत्रकारिता वो छापना और दिखाना है, वो बातें छापनी और दिखानी है जिसे सत्ता छापने और दिखाने से रोकना चाहता है। बाकी सब पीआर है, पब्लिक रिलेशन है। दशकों पहले वॉशिंगटन पोस्ट की पब्लिशर रही कैथरीन ग्राहम बहुत चर्चित हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने भी पत्रकारिता की यही परिभाषा बताई थी और आज भी कई संस्थानों में, बड़े संस्थानों में यही परिभाषा किताबी है, बताई जाती है। न्यूज इज एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू सप्रेस, एवरीथिंग एल्स इज पब्लिक रिलेशंस। मतलब वही हुआ कि जिसे दबाया या छिपाया जाए वो खबर है, बाकी सब पब्लिक रिलेशन है। अब आते हैं इस चिट्ठी पर, क्योंकि इतनी भूमिका मैंने बता दी। और सरकार क्या चाहती है? चिट्ठी है यूपी सरकार के एक आला हाकिम की तरफ से। हाकिम का नाम है संजय प्रसाद। जरा जूम इन करते हैं, यह चिट्ठी है, स्क्रीन पर शायद आप देख पा रहे हैं। यह संजय प्रसाद जी की तरफ से यह चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी लिखी गई है समस्त मंडलायुक्त, कमिश्नर और सभी जिलाधिकारी, 75 जिले हैं, सभी जिलाधिकारी को यह चिट्ठी संजय प्रसाद जी की तरफ से लिख दी गई है। 16 अगस्त की चिट्ठी है। चिट्ठी में लिखा गया है, कतिपय समाचार पत्रों द्वारा मीडिया संबंधी दिशा निर्देशों का सम्यक अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में कुछ समाचार पत्र मीडिया संबंधी दिशा निर्देशों का सम्यक अनुपालन नहीं कर रहे। मतलब सरकारी तंत्र, सरकार के हाकिम या सरकार ये चाहती है या चाहते हैं कि जो समाचार पत्र हैं उस दिशा निर्देशों का पालन करें, वो दिशा निर्देश जो सरकार की तरफ से, हाकिम की तरफ से जारी हो। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इसमें लिखा क्या गया है? दैनिक समाचार पत्रों द्वारा मीडिया माध्यमों में प्रकाशित नकारात्मक समाचारों का संग्रहण सूचना विभाग द्वारा किया जाता है। नकारात्मक समाचारों का संग्रह किया जाता है। नकारात्मक समाचार क्या है भाई? सकारात्मक समाचार क्या है? पॉजिटिव खबर क्या है और निगेटिव खबर क्या है? और खबर कैसे पॉजिटिव हो सकती है सरकार के लिए? सरकार कौन सी खबर को पॉजिटिव मानती है? मैंने आज ही जैसे बहुत सारे अखबारों में कुछ दिन के विज्ञापन निकाले, ये सारी खबर है कि पॉजिटिव है क्या है देख लीजिए। ये योगी जी की तरफ से अखबारों में जो विज्ञापन दिए जाते हैं, कई बार ऐसे विज्ञापन होता है, नीचे लिखा होता है मीडिया मार्केटिंग इनिशिएटिव, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये विज्ञापन है या खबर है। कई बार खबर की तरह विज्ञापन है, कई बार विज्ञापन की तरह खबर है। ये देखिए, सब में ये अमर उजाला है, अलग अलग मीडिया सोल्यूशन इनिशिएटिव, खिलाड़ियों को मिल रहा है प्रोत्साहन, मिल रही है सरकारी नौकरी, बेहतर कल के लिए हरित पहल, ये सारा तो क्या है, रोज तो छप रहा है। एक पन्ना, दो पन्ना। रोजगार मेले में 2 करोड़ 60 लाख युवाओं को मिल गया रोजगार। अब ये चेक करने जाएं कि क्या 2 करोड़ 60 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। यह अखबार में इन आंकड़ों को लेकर बहुत बार बात हो चुकी है और बहुत बार इन आंकड़ों की पोल खुल जाती है जब हकीकत इससे दूर होती है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये जैसे विज्ञापन है, इसमें कहाँ स्कूल खुलेंगे, क्या होगा, कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, स्वरोजगार, दुनिया भर की चीजें ये विज्ञापन की शक्ल में अखबार में छपता है। तो ये इतना कुछ छपने के बाद क्या तसल्ली नहीं है कि अब समाचार में खबर की जगह भी यही चाहते हैं, ये विज्ञापन है। ये सब मैंने 2-4 दिन के अखबारों से निकाला जो योगी जी और मोदी जी के राज में लगातार छप रहा है। 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, हरित प्रदेश का संकल्प पूरा, इतने पौधे लगे, ये हुआ वो हुआ, दिस एंड दैट। ये रोज तो छप रहा है कि सपने पूरे हुए, रोज विज्ञापन छप रहा है। क्या ये कम पड़ रहा है कि अब योगी जी के जो कारिंदे हैं, अधिकारी हैं, हाकिम हैं, उनके निर्देश पर हो रहा होगा वो चिट्ठी जारी करें कि समाचार पत्रों में नकारात्मक खबरें? अरे भाई, मैंने आपको पत्रकारिता की परिभाषा बता दी। पत्रकारिता की परिभाषा तो यही है कि आपने जो ये दावे किए कितने लोगों को रोजगार मिल गया इस रोजगार मेले में, तो काम है चेक करना कि क्या मिला क्या और किस तरह का रोजगार। क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के पकौड़ा बेचने को भी रोजगार कह चुके हैं। जो पकौड़ा दशकों से बेचा जा रहा है, जब से मोदी जी नहीं थे तब भी बेचा जा रहा होगा, कहें तो जब वो पैदा नहीं हुए होंगे तब भी बेचा जा रहा होगा। लेकिन क्या इसको चेक करना, फैक्ट चेक करना, सरकार की नीतियों की जो खामियां हैं वो चेक करना, वो भी नकारात्मक होगी। और ऐसे दौर में जब तमाम मीडिया संस्थान ने सरेंडर कर दिया है, चापलूसी भरे इंटरव्यू हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, अखबारों में पन्ने के पन्ने छपे हैं, सैकड़ों करोड़ का बजट है, अखबारों का मुंह सैकड़ों करोड़ के बजट से, विज्ञापन से भर दिया गया है। अखबारों की हिम्मत नहीं, वो तो गा गे गी में ही चल रहे हैं, गाना ही गा रहे हैं। तो अब ये सकारात्मक खबरें चाहते, सिर्फ सकारात्मक। बहरहाल आगे, इन नकारात्मक समाचारों से तथ्यों की त्वरित जांच करना आवश्यक है, क्योंकि इन समाचारों से शासन की छवि धूमिल हो रही है। ये चाहते हैं शासन की छवि ऐसे ही बने।
ऐसे ही, मतलब खबर भी छपे तो ऐसे ही छपे कि यूपी में राम राज्य आ गया है, यूपी में गली गली में पानी है, बिजली है, हर आदमी के माथे पर छत है, किसानों की आमदनी दोगुनी है, हर घर में रोजगार है, रोजगार की बारिश हो रही है। जैसे ही कोई एडल्ट होता है, वयस्क होता है, तुरंत उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है या उसे लोन मिल जाता है, उसकी कोई दुकान खुल जाती है, कोई भी बेरोजगार नहीं है, सब कुछ चंगा है, राम राज्य, सतयुग आ चुका है, द्वापर है, जो भी मान लीजिए, यही चाहते हैं, इसी में आ गया। शासन की छवि धूमिल, अरे भाई यही पत्रकारिता है, आपकी छवि धूमिल हो चाहे ये हो, बल्कि आप उसके हिसाब से अपने को करेक्ट करिए। कबीर का दोहा है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो शासन का तो ये होना चाहिए कि आलोचना से और इस तरह की खबरों से को चेक करिए और समझिए कि यहां करेक्शन करने की क्या जरूरत है, बजाय इसके कि उन पर नियंत्रण करिए, उन पर काबू करिए और डराइए ऐसी चिट्ठियों से। इस चिट्ठियों का डर, ऐसी चिट्ठी का डर जब जिला अधिकारी और कमिश्नर को लिख दिया गया, तो जिले जिले में जो बहुत सारे स्ट्रिंगर हैं, रिपोर्टर हैं, स्थानीय रिपोर्टर हैं, जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रिपोर्टर जिन्होंने मिड डे मील के खुलासे किए, पवन जायसवाल अब इस दुनिया में नहीं, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। बलिया में पेपर लीक कांड में 3 पत्रकारों को करीब करीब 1 महीने रखा गया। वेस्ट यूपी में शायद संभल की बात है, शायद एक पत्रकार ने एक बीजेपी के नेता से पूछ दिया कि आप गांव में सड़क जो वादे किए क्यों नहीं बनवाए, तो उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी दुनिया भर की कहानियां, कितनी एफआईआर, कितनी कहानियां, उस विस्तार में जाऊंगा तो अभी 40 मिनट उसी पर बात हो सकती है। लेकिन उसके बाद आप इस तरह का फरमान इसलिए जारी करते ताकि डर जाए, ताकि लगे कि भैया खबर करने से पहले देखो सकारात्मक है कि नकारात्मक। उस दृष्टिगत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसी खबरों, ऐसे आर्टिकल को आईजीआरएस में दर्ज कराया जाएगा और मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर कार्रवाई की अपेक्षा की जाएगी। अंतरिम रिपोर्ट को मान्य नहीं माना जाएगा। इसी में है नीचे, इसको भी आते हैं अभी नीचे, इसी में नीचे है, थोड़ा और जूम इन करते हैं। नीचे ये लिखा है, यदि यह संज्ञान में आता है कि किसी दैनिक समाचार पत्र मीडिया में घटना को तोड़ मरोड़ कर अथवा गलत तथ्यों का उल्लेख कर नकारात्मक समाचार प्रकाशित कर राज्य और सरकार और जिला प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, तो संबंधित जिलाधिकारी इस संबंध में संबंधित मीडिया पत्र के प्रबंधक को स्थिति स्पष्ट करने हेतु प्रेषित किया जाएगा, पत्र प्रेषित किया जाएगा। सूचना विभाग को भी पृष्ठांकित किया जाएगा। सूचना विभाग को पृष्ठांकित का तो एक तो मतलब ये हो गया कि भाई विज्ञापन वगैरह कुछ मिलता है तो नहीं मिलेगा। चिट्ठी लिखी गई है ये संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव हैं उनकी तरफ से, जो सभी जिलाधिकारियों को या जो कमिश्नर्स को। अब इसका मतलब ये हो गया, मैं पहली बात मैं ये कहूँगा कि अगर फेक न्यूज़ है, अगर फर्जी है, अगर खबर में कोई तथ्य नहीं है, अगर वाकई जानबूझकर फेक न्यूज़ किया जा रहा है, फर्जी खबर छापी जा रही, तो बात होनी चाहिए। लेकिन आप सकारात्मक शब्द पर मुझे दिक्कत है और नकारात्मक पर है कि नकारात्मक खबरों का क्या मतलब है। हम मानते हैं कि हर वो खबर जो खबर है वो सरकार के लिए नकारात्मक हो सकती है, क्योंकि आपने जितनी बातें कही, आपने कहा यूपी में क्राइम खत्म हो गया, आपने कहा यूपी में सब कुछ चंगा है, आपने कहा यूपी में जो आवारा पशुओं से किसानों को मुक्ति मिल गई। यह प्रधानमंत्री मोदी के भाषण है, जिस पर 3 बार मैंने वीडियो बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी चुनाव के दौरान हरदोई, उन्नाव और एक जगह और शायद लखीमपुर खीरी में कहा था कि 10 मार्च को नतीजे आने दो, मेरे पास आइडिया है, उस आइडिया पर अमल करूंगा और आपको आवारा पशुओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आप पैसे भी कमाने लगोगे आवारा पशुओं से। क्या हुआ भाई, 1.5 साल हो गए, मुक्ति मिल गई। अभी भी यूपी से खबर आती है जिले जिले से कि सांडों की चपेट में आकर या आवारा पशुओं की चपेट में आकर इसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई, किसानों की मौत हो गई, रखवाली करते हैं, उनकी फसलें चट कर जाते हैं। कितनी बार इस पर कहानियां मैं कर चुका हूं, मीडिया में कहीं नहीं आता, कहीं कोई चैनल इस पर। यह बहुत बड़ा सवाल यूपी के किसानों के लिए आज भी। लेकिन क्या हुआ प्रधानमंत्री के उस दावे और वादे का जो कहकर आए? लेकिन अगर प्रधानमंत्री के उस वीडियो को दिखाकर और फैक्ट चेक करने लगे यूपी के गांवों में कि किसानों को आवारा पशुओं से मुक्ति नहीं मिली, आपने चाहे जितनी योजनाएं बनाई, गौशाला के नाम पर फर्जीवाड़ा है, गौशाला में अगर कोई आवारा पशुओं को रखता है, आवारा पशु भाग जाते हैं, या जो बजट आवंटित है उससे गौशाला नहीं चल रही है, वहां मौतें हो रही जानवरों की, कितनी बात की जाए, सब नकारात्मक है। लेकिन उन नकारात्मक खबरों को आप ये करेंगे कि तलाशेंगे और उसके बाद किसी को पकड़ेंगे, क्योंकि वो रिपोर्ट को लोकल करेगा। ये डराने की प्रवृत्ति है, क्या है? इसलिए मैंने परिभाषा पत्रकारिता की बताई और ये संजय प्रसाद की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। मैं सीधा सीधा मानता हूं कि ये चिट्ठी पत्रकारों पर, स्थानीय पत्रकारों पर, जिले जिले के पत्रकारों पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत है, ताकि आने वाले समय में, अब लोकसभा चुनाव भी है, ताकि वो 100 बार सोचें। एक तो यूपी में योगी आदित्यनाथ
जिस तरह से सरकार चलाते हैं, जिस तरह से मीडिया के साथ उनका रवैया है उसमें, और जिस तरह से देश में मीडिया का माहौल है कि देश में कोई ऐसा चैनल आज की तारीख में बच नहीं गया जो प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी हो उनकी आलोचना करने का हिम्मत दिखाए, मुखर आलोचना करे। योगी जी इंटरव्यू जब लोगों को देते हैं तो किस तरह से इंटरव्यू देते हैं, उसमें चापलूसी के सवाल होते हैं, लाल गलीचा होता है, गलीचे पे लगता है रिपोर्टर या एंकर जो कर रहा है वो लेट गया, पता नहीं उस इंटरव्यू के पहले उसने पैर भी छुए, आशीर्वाद लिए कि नहीं। और उस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। अरे भाई, आप संविधान की शपथ लेकर 2-2 बार मुख्यमंत्री बन गए, संविधान में लिखा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन आप कहते हैं और सामने वाला कोई चौधरी, कोई और, कोई देवगन, कोई चोपड़ा, कोई और सुनकर आ जाता है, कोई गोस्वामी, और आपसे काउंटर सवाल नहीं करता है, आपसे कहता नहीं है घेर कर कि योगी आदित्यनाथ जी ये गलत बयानी कर रहे हैं। आपसे 5 बार पूछा जाना चाहिए कि आपने शपथ संविधान की ली थी या किसी सावरकर के लेख पर या संघ की किसी मुखपत्र में छपे किसी लेख को पढ़कर आपने शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने थे। आप शपथ ली थी आपने संविधान की, उसमें दर्ज है, उसमें जिक्र है भारत हिंदू राष्ट्र है, और आपसे कोई सवाल नहीं पूछता है, और ऊपर से आपका महकमा इस तरह से एक जारी करता है फरमान। योगी आदित्यनाथ जी से तो मैं चाहता हूं, लोग मानते हैं कि बहुत 56 इंच का सीना तो इसे मोदी जी का है, योगी जी भी बड़े बुलंद हौसले वाले हैं। एक बार इंटरव्यू मैंने भी किया था, तब मैं इंडिया टीवी का एडिटर था, शायद 2017 के चुनाव के ठीक पहले। मैंने उसके बाद भी अभी 2022 के चुनाव के वक्त भी कई बार अपीलें की योगी जी से कि एक इंटरव्यू हमें भी दीजिए। मैं भी चाहता हूं इंटरव्यू करना, ट्विटर पर अपील किया, जाहिर है हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, और उन्हें इंटरव्यू नहीं देना था, ना दिया, क्योंकि इंटरव्यू ऐसे लोगों को ही देना चाहते हैं जो इस तरह के सवाल पूछे, गुडी गुडी सा एकदम लेटते हुए। लेकिन मैं चाहता हूं वो इंटरव्यू का हिस्सा आज भी देखिए। क्या सवाल पूछना, तीखे सवाल पूछना, ये पत्रकारों की ड्यूटी नहीं है। वो इंटरव्यू का हिस्सा देखिए, और उसके बाद एक हेमंत अत्री नेशनल एडिटर हैं दैनिक भास्कर के, उन्होंने कहा, क्या कहा इस चिट्ठी पर, वो भी इसी वीडियो में आगे। सबसे पहले उस इंटरव्यू का टुकड़ा छोटा सा जिसमें कुछ सवाल मैंने योगी जी से पूछे थे, और मैं चाहता हूं योगी जी तक पहुंचे। मैं भी चाहता हूं कि योगी जी का एक इंटरव्यू करूं और उनसे वो तमाम सवाल पूछूं जो सवाल उनके 6.5 साल के कार्यकाल में पैदा होते हैं। अब उसे वो नकारात्मक समझ सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक पूछने का काम पीआर वाले, और उसके लिए आपके पास पीआर एजेंसी है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, संजय प्रसाद हैं, वो शिशिर हैं जो सूचना आयुक्त है, बहुत सारे हैं, हजारों सैकड़ों करोड़ का बजट है, करिए पीआर ना। सुनिए जरा योगी जी ने मेरे इंटरव्यू में क्या कहा था, सुनिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके दिल में हिंदू रहते हैं, ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप एक पीठ के महंत हैं और आपकी पूरी विरासत है, लेकिन इस दिल में कहीं मुसलमानों के लिए भी थोड़ी जगह है, सबका विकास, सबका साथ के तहत। देखिए आप, हम लोग जब विकास कर रहे हैं तो विकास में फिर जाति मत मजहब कहां से आ जाता है? कहां से आया मैं बताता हूं, मैं आपको मैं बताता हूं, सुन लीजिए कि गोरखपुर में अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है जिसका नाम था मियां बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था, उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी बाजार। अब 2 दुकान वहां है, एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है। ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया, इसलिए मैंने हमने पूछा तो कहा कि हमने किया है नहीं, हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी, और भी बदलेंगे। जो हमारे अनुकूल होगा हम वो काम करेंगे, जिससे हमारी पहचान होगी उसको हम करेंगे, और कोई बुरा नहीं है ये। अगर नाम बदल दिया है, आपने मायावती जी को नहीं कहा जिन्होंने अकबरपुर को अम्बेडकर नगर कर दिया है, इसको भी तो बोलिए। आप कहिए कि मेरे दिल में सिर्फ हिंदू बसते हैं और मैं सबका साथ सबका विकास नहीं, हिंदू का साथ हिंदू का विकास, फिर सबका हटा दीजिए। फिर ये विकास, ये तो नामकरण हुए हैं। हम जब फर्टिलाइजर कारखाना खोलते हैं तो उससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं, हम एम्स खोलते हैं तो उससे सभी लाभान्वित होते हैं, हम सड़क बनाते हैं तो सभी लोग उससे लाभान्वित होते हैं, हम गोरखपुर में वायु सेवा शुरू करते हैं तो सभी लोग उससे, केवल हिंदू ही थोड़े जाता है, मुसलमान भी उससे जाता है। एम्स बनेगा तो सभी लोगों का उपचार होगा। और यही नहीं, आप दूर की बात कर रहे हैं, आप जाइए गोरखनाथ मंदिर में जाइए पहले, और गोरखनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्र में जाइए, जितना हिंदू भोजन नहीं पाता होगा उससे ज्यादा मुसलमान भोजन पाता है। गोरखनाथ मंदिर के चिकित्सालय में जाइए,
जितने हिंदुओं का उपचार नहीं होता होगा उससे ज्यादा मुसलमान उससे लाभान्वित होता है। क्या बात कर रहे हैं? चलिए, नहीं कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो जो आपने किया उसी की आपको बता रहा हूं मैं, बात कहां कर रहा हूं मैं, तो तथ्य पे बात करो। एक मिनट आप, नहीं एक मिनट। अभी आपने कहा कि एम्स में सबका इलाज होगा, जाहिर होगा, वहां ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो सकता। आखिर ये हम ही लोग तो करा रहे हैं, जाहिर है वहां ऐसा नहीं हो सकता कि दाढ़ी वाला देख के उसको कहीं और भेज दिया जाए, टीका वाला वही मैं कह रहा हूं ना, तो वहां भेदभाव कहां है? लेकिन फिर ये लड़ाई क्यों ऐसी है कि मियां बाजार का नाम माया बाजार या उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, अली नगर को जिसका जो नाम है रहने दीजिए। क्यों रहने दे? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं इसका तर्क, मैं जानना चाह रहा हूं क्यों रहने दे, हम जानना चाह रहा हूं इसका तर्क। कोई तर्क ये है कि यह देश पहले वह माया बाजार था, औरंगजेब के समय मियां बाजार हो गया, हमने कहा नहीं इसको फिर से माया बाजार करो। इस्लामपुर नहीं था, पहले ईश्वरपुर था, इस्लामपुर जबरन कर दिया गया, हमने कहा फिर से ईश्वरपुर करो। तो ये जो हनुमानपुर था उसको हुमायूंपुर किया गया, फिर से हनुमानपुर किया गया। बहुत अच्छा, कोई बुरा नहीं किया। अगर तो किसी विदेशी ताजमहल का आक्रांता नाम के राम द्वारा महल एक मिनट किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए, आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। तो जो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं, तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया। आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2, 3, 4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें, और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के देखिए। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, क्या बात कर रहे हैं? जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है, उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? जब अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक बदलना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं सर, वो कोई भी हो मैं उसका विरोधी हूं। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ही मैं योगी आदित्यनाथ से एक बार और इंटरव्यू करूं, और इसी वीडियो के जरिए उनसे अपील कर रहा हूं, उनके जो अधिकारी हैं संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव और जो शिशिर हैं सूचना आयुक्त और उनके आसपास जितने खास लोग हैं, मेरा भी उन तक मेरी अर्जी पहुंचाएं कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं। अब बात आती है जो मैंने कहा, हेमंत अत्री एक नेशनल एडिटर रहे भास्कर के और सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने क्या कहा इस चिट्ठी पर, उनकी राय भी सुनिए। पत्र उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ने जारी किया है। इस संदर्भ में ना तो ये पत्र पहला है और ना ये आखिरी है। एक चीज जरूर है कि राज्य सरकारों की और उनके प्रशासन की क्या मानसिकता है मीडिया के प्रति, वो इस पत्र से परिलक्षित होती है। देखिए, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम क्या है? मीडिया को फैसिलिटेट करना, उनको उनके काम में मदद करना, ना कि निगरानी स्टेट बनाना। इस पत्र में जो परिभाषा है, इस पत्र के अंदर जो भाषा है और उसका जो कंटेंट है, वो एक बात बड़ा साफ कहता है कि सरकार का नजरिया मीडिया के जरिए आईना देखने का नहीं है, मीडिया में सकारात्मकता और नकारात्मकता ढूंढने का है। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है सरकार को जो भी ग्रास रूट पे हो रहा है उसको तथ्यपरक तरीके से सारी की सारी सूचनाएं जैसी हैं जहां है के आधार पर दे देना। ये देखना और ये नजरिया सरकार का काम है कि वो उसको सकारात्मक देखे या नकारात्मक देखे। जहां तक खबरों का सवाल है, खबर कभी भी सकारात्मक और नकारात्मक नहीं होती, वो देखने वाले के कंप्लीटली नजरिए पे डिपेंड करता है कि वो उस खबर को देखता कैसे है, वो उसके जरिए अपनी व्यवस्था में सुधार करना चाहता है या मीडिया की बोलती बंद करना चाहता है। पिछले कुछ वक्फे में अगर आप 10-12 साल का वक्फा देखेंगे, वो कोई सरकार हो कोई पार्टी हो, सभी का प्रयास एक है कि मीडिया को कैसे टेम कर ले अपने हिसाब से,
ताकि कोई भी नकारात्मकता जाए ही ना और उनकी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो कायम रहे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये केवल उत्तर प्रदेश में हो गया वैसा पत्र ये नहीं है। आपको याद होगा 3-4 साल पहले हरियाणा सरकार में भी एक ऐसा ही पत्र जारी हुआ था और अब तो बात इससे आगे बढ़ गई है। देखिए, मीडिया को टेम करने के जो प्रयास है वो आज से नहीं चल रहे, वो लगातार चल रहे हैं और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की हर मीटिंग में यही सब एजेंडा रहता है कि कौन क्या करता है, कैसे करता है, नहीं करता है, कैसे करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात यह है कि ये चीजें अब लिखित में जारी होने लगी हैं। इसका मतलब जो एक आईना था सरकार जो देखना चाहती थी वो बड़ी निर्लजता के साथ वो ये है कि नहीं, हम जो चाहेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये पूरे देश का फिनोमिना है, यहाँ का नहीं है। तो बहरहाल कोई भी समझदार पत्रकार जिसमें पत्रकारिता का बुनियादी उसूल बचा हो या बुनियादी उसूल पर यकीन करता हो, वो यही कहेगा कि ये चिट्ठी पत्रकार और पत्रकारों के खिलाफ है। इसका मकसद कुछ और है। मकसद ये है कि जो सरकार से पंगा लेगा, जो सरकार की नीतियों की आलोचना करेगा, जो सरकार के दावों वादों को एक्सपोज करने वाली खबरें करेगा, जैसे मिड डे मील की खबर थी और भी कई बार ऐसी खबरें हुई है, उसे नकारात्मक खबरें मानी जाएगी और उसके खिलाफ मुमकिन है कि कोई कार्रवाई हो। और ना हो तो ऐसी चिट्ठी का कोई मतलब नहीं। ये भी कहूं कि ऐसा नहीं है कि यूपी में होता है, बाकी राज्य सरकारें भी इस तरह से काम करती है और इस तरह से नजर भी रखती है। वो उपकृत भी करती है उन लोगों को जो सरकार के हिसाब से, सरकार के एजेंडे के हिसाब से चलते हैं। बहुत सारे पेरोल पर भी होते हैं बाकी राज्यों में भी। लेकिन ये शर्मनाक ढंग से चिट्ठी लिख दिया, ब्लैटेंटली जिसको कहते हैं चिट्ठी लिख दी। तो बहरहाल देखते हैं क्या ये चिट्ठी विड्रॉ होता है या देखते हैं इस चिट्ठी का आने वाले दिनों में असर क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं। हम तो बोलते हैं, बोलते रहेंगे, उसके कुछ जोखिम है, जोखिम मोल लेते रहेंगे जब तक आप दर्शकों का हम पर भरोसा है। मुमकिन हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब अगर किया है मुमकिन हो ज्वाइन कीजिए। फिलहाल नमस्कार।